सर्कल को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं तो करें। ऑब्वियसली बात है, अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ऐसे निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो एक बार के लिए जरा दोबारा सही एक बार और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमने कॉनिक सेक्शन में काफी अच्छी प्रैक्टिस करी थी, लगातार 3 सेशन उसके ऊपर हो चुके थे। तो अब की बार के अंदर ये छोटी मोटी चीजों को हटा करके देखा जाएगा। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे जिनसे हमारा सब्जेक्ट वापस स्ट्रांग हो। तो उम्मीद है कि आज के वाले लेक्चर के बाद में जब हम लोग हटेंगे तो सर्कल में थोड़ा बहुत चीजों को वापस से रिप्रेजेंट करने की ताकत बढ़ जाएगी। चलिए साहब, क्वेश्चन के अंदर दिख रहा होगा आपको एक डायग्राम, है ना। डायग्राम के अंदर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर साफ दिख रहा है कि OA जो है वो अपने आप में 1 यूनिट है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये कि यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अपने आप में 1 है। OB अपने आप में 13 यूनिट है। ग्रेट। OB अपने आप में 13 यूनिट है। अच्छा, क्वेश्चन में मांगा जा रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ऑब्वियस सी बात है, एक AB की मेरे को जरूरत पड़ने वाली है और AB जो है वो 12 रह गया, इसमें कोई डाउट नहीं। और AB जो वो अपने आप में हाइट है, तो बस हमारे को सिर्फ हाफ बेस इंटू हाइट से बेस की जरूरत हो रहा है। बेस अगर मिल गया तो काम बन जाएगा। अब बेस मिलाने के लिए हम लोग अगर भाई इस पॉइंट को अपनी तरफ से M बोल दें, तो ये वाला पॉइंट अगर M है तो सोचा जा सकता है कि हम लोग क्या क्या सोचें। अच्छा, इसको M बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये सरकार ने ऑलरेडी A नाम दे रखा है। तो हमारे को एक तरह से PA मिल जाए तो PQ मिल जाएगा, है ना। PQ बेस है। अब अगर इस कहानी के अंदर देखा जाए तो एक सबसे पहले सेंटर की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं ये सेंटर सोच सकता हूँ, ये वाला सेंटर अपने आप में जो भी है, अगर मैं इसे C बोलता हूँ तो ये, क्योंकि अब यहां पर अगर देखा जाए तो इन्होंने अपनी तरफ से सेंटर को लेकर के किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं करा, है ना। तो ये अगर देखा जाए सेंटर, अब एक चीज जिसके बारे में और क्लैरिटी है वो बता देता हूँ। वो ये कि अगर किसी ने पूछा कि इसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस जो है वो OB, O से गुजर रहा है, दिख रहा है साफ साफ, तो OB का आधा होगी। तो कहना मतलब रेडियस की अगर बात करें तो दैट इज OB डिवाइड बाई 2 माने 13/2 माने 6.5। तो मैं अगर देखा था C का कोऑर्डिनेट 6.5, 0 माने 13/2, 0 बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, उसके बारे में भी वेट करते हैं। अच्छा, अगर बाय द वे किसी ने मेरे से पूछा ये डिस्टेंस जो रिमेनिंग डिस्टेंस है कौन सी वाली, मेरे से अगर किसी ने पूछा ये डिस्टेंस कितनी रह गई, जिसे मैं ऐसा ब्लू कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो ब्लू वाली डिस्टेंस है इसे हम लोग CA अगर नाम देते तो CA जो है वो अपने आप में 6.5 इसकी पूरी रेडियस है, उसमें से 1 हटा लेते हैं। तो कहना मतलब ये कि ये डिस्टेंस 5.5 होगी। ओके, अच्छा और सोच सकते हैं तो और सोचें। अगर मैं आपसे ये चीज और मिला लूं, राइट है, तो मेरे पास में PC और मिल गया, राइट है ना। अब PC की अगर बात करते हैं तो PC अपने आप में रेडियस है ही, और रेडियस अपने पास में 6.5 है। अब अपने पास में 6.5 का भी हिसाब हो गया, ठीक है ना। तो अब कहानी के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास में रेडियस आ चुकी है 6.5, अपने पास में सब चीजें ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। अब अगर मेरे से किसी ने PA की डिमांड करी कि PA की वैल्यू क्या होगी, तो PA के लिए मैं इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस लगाने पर इट इज 6.5 का होल स्क्वायर माइनस 5.5 का होल स्क्वायर। ये करने में जरूर स्टूडेंट को तकलीफ आई होगी। तो 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.5, मल्टीप्लाई करते ही यहाँ से हो जाएगा 25 का 5, यहाँ से लगी 2, और 30 के हिसाब से 325। 325 के बाद में अगर इसकी बात करें तो 0, यहाँ से लगेगा 3, 36 और 3 390 आ जाएगा। फाइनली 5, 2 और 3 12 का 1, यहाँ से 4, तो कल मिलाकर के 42.25, है ना। तो ये 42.25 अभी भी 42.25 सिर्फ 6.5 का स्क्वायर है। 5.5 का स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है। तो 5 के हिसाब से लगेंगे तो 25, 5 25 और 2 27, यहाँ पे 2 7 5 फिर से आया, 5 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया। अगर देखा जाए तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 3। तो ये अगर इसमें से 30.25 घटाऊंगा तो मेरे पास में एग्जैक्ट 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये वाली वैल्यू मेरे पास में जो PA की वैल्यू आ रही है वो √12 आ रही है, माने 2√3 आ रही है। चलो, अब ये जो डिस्टेंस है ये 2√3 आ गई, ये डिस्टेंस 2√3 आ गई। मुझे पूरा बेस चाहिए, तो बेस की अगर मैं बात करूंगा तो बेस इज इक्वल टू में हो जाएगा 2√3 का डबल, बोले तो 4√3। बिल्कुल साहब। अब मेरे पास में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो गई, है ना, मतलब मेरे पास में 4√3 तक वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मुझे चाहिए एरिया। एरिया की अगर अपन बात करते हैं तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ की जगह हाफ, बेस की जगह पे 4√3, और हाइट हमारी है कितनी, हाइट हमारे पास में 12 है। बहुत बढ़िया, तो यहां से जाएगा 2। अब ये आ गया है 24√3। क्या 24√3 आंसर है? बिल्कुल है, C ऑप्शन सही ऑप्शन बन गया। क्वेश्चन ठीक ठाक है, ना मुश्किल ना आसान, अपनी तरफ से आसान आसान क्वेश्चन भी नहीं कह सकते। हाँ, अगले का टारगेट जो था वो यही था कि टाइम कंज्यूम करो, तो सामने वाले ने अच्छे से टाइम कंज्यूम करा, क्योंकि 6.5 का होल स्क्वायर अगर याद भी है किसी को तो थोड़ा सामने वाला डरेगा, क्योंकि मामला JEE मेंस का है, एक गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है।
चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरफ लेके जाता है वो भी सोच लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को लेके चल रहा है किस और, क्वेश्चन में तो दिख रहा है साफ साफ कि लेट द सर्कल एस, एक सर्कल है एस और वो अपने हमें दे रखा है 36x² 36y² माइनस में इतना। अच्छा, पहली बात तो सर्कल एस अभी बना नहीं है, एस के टाइम पे हम लोगों को हमेशा कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, तो इट इज नथिंग बट x² प्लस y² माइनस में 36 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 3x is 3x प्लस में 36 का इसमें डिवीजन नहीं जा सकता तो 120 डिवाइड बाई 36 y और प्लस का c बाई 36 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 12 से जा सकता है ये 10 बार और नीचे वाला 3 बार, तो 10/3 बन रहा है। चलो अब हमारे पास में सर्कल आ चुका है। अगर किसी ने मेरे से इसका सेंटर मांगा तो मैं इसका सेंटर जो है वो अपनी तरफ से क्या बताऊंगा साहब, मैं अपनी तरफ से इसका सेंटर जो है 3/2 माइनस 10/6 माने माइनस का 5/3 बताऊंगा। चलो सेंटर भी आ गया। अब चलते हैं रेडियस पे। रेडियस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 9/4 प्लस में 25/9, ठीक है, और माइनस में c/36 ऐसा करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब यहां तक मैंने अपनी तरफ से सेंटर और रेडियस तक जो बेसिक बातें मैंने सिर्फ इतना सा अभी तक क्वेश्चन को पढ़ा है, बाकी मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। अब मैं क्वेश्चन को अब पढ़ रहा हूं। आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है सच दैट इट नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच ही नहीं करता है। अच्छा, अब आगे इसने एक और खतरनाक बात बोली है, वो ये बोल रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस लाइज इनसाइड द एस। अच्छा, अब यहां थोड़ा रुक करके होल्ड करते हैं, देखो जरा थोड़ा डायग्रामेटिकली भी अगर आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो आप समझ जाएंगे कि इसका डायग्राम जो है ये अपने आप में फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये अपने आप में फोर्थ क्वाड्रेंट का सर्कल है, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं, जिन्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम की हल्की सी भी जानकारी है ना, वो इसमें जीत गए थे। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बगैर अगर आपने इसे करने की कोशिश करी थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि पहली बात तो ये 3/2 डिस्टेंस चलने के बाद इधर मिला और ये नीचे की तरफ आते टाइम पे 5/3 डिस्टेंस चलने के बाद मिला, ठीक है ना। अच्छा, तब जाकर के हमारे हाथ में ये वाला पॉइंट मिला जिसे सेंटर बोला गया। अच्छा, तो 3/2 माइनस का 5/3 इसके सेंटर का आना बताता है कि जो भी इसकी रेडियस है, ठीक है ना, अगर मैं इसकी रेडियस को इतनी दूर तक ही गिनता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं, समझेगा, ठीक है ना। अगर ये आ गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। इस रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो ये रेडियस 3/2 से तो कम है, ऑब्वियस सी बात है। तो कहना है मतलब ये यहाँ पे रेडियस को 3/2 से कम कह सकता हूं। अगर मैंने रेडियस को 3/2 से कम कह दिया तो मैं जिस दिन इसकी स्क्वायरिंग करूंगा ये 9/4 प्लस में 25/9 माइनस का c/36 इज लेस देन 3/2 दिखेगा, लेस देन 9/4 दिखेगा स्क्वायरिंग करने पर। अब 9/4 से आप 9/4 हटा लो, ठीक है। यहां से अगर देखा जाए तो मैं यहां से कह सकता हूं c/36 जो है दैट इज ग्रेटर देन 25/9 होगा। 9 से गया 4 बार जाएगा, तो कहने मतलब ये कि c की वैल्यू जो भी आएगी 100 से तो बड़ी आएगी। इसका मतलब 100 से बड़े में इसका आंसर है, तो इसका मतलब c और d दिखने लग गए साफ साफ। अब रही बात दूसरा पॉइंट कैसे लाओगे सर, 156 है 165 है ये कैसे पता चलेगा। तो पहले तो रेडियस ने इसकी आधी पोल खोल दी है ना। तो अभी तक देखा जाए तो ऐसा कुछ भी मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी जो भी बहुत ज्यादा बड़ी बात रख दी हो, कोई फार्मूले का यूज करा वो भी नहीं करा। अच्छा, यहां तक की चीजों को अपन फर्स्ट कैटेगरी में डाल देते हैं। अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ। सेकंड में अब हमारे दिमाग में और क्या है, हमें ये कहा जा रहा है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इन दोनों, ये दोनों लाइनें आपस में दूसरे से टकराई, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस का 3x हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, x की वैल्यू 2 बन गई। x की वैल्यू 2 रखी तो 2 इधर जाकर के तो y की वैल्यू -1 आ गई। माने ये दोनों लाइनें अपने आप में 2, -1 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सर्कल के अंदर आता है। तो इसका मतलब 2, -1 जो है वो सर्कल के अंदर आता है, तो 2, -1 को उठा के सर्कल में रखने पर नेगेटिव आंसर आना चाहिए। हाँ, अब सर्कल में जहां जहां भी x है वहां पे रखा 2 तो 4 हो गया, +1 हो गया, माइनस में 6 हो गया, और माइनस का 10/3 हो गया, और प्लस का c/36 हो गया। इज इक्वल टू 0 आना चाहिए और लेस देन 0 आना चाहिए, सॉरी। ओके, यहां से ये तीनों हटेंगे तो ये साफ दिख रहा है -1 छोड़ेंगे, है ना। और अगर और आगे चलता हूं तो ये माइनस का 13/3 छोड़ेगा, माइनस का 13/3।
एलसीएम कैल्शियम के जानकार लोग इसमें 36 का एलसीएम आते देख रहे होंगे। 36 उधर जाके 0 बन गया है। माइनस में 13 इंटू 12 हो चुका है, इज लेस देन 0। 13 130, 130 और 24 156, माने सी इज लेस देन 156 हो गया। तो मेरे पास एक और जवाब बना। एक जना कहता है सी 100 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कहता है 156 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब सी अपने आप में 100 से लेकर के 156 के बीच में लाई करेगा। बस, तो कहने मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही गया। क्या लगाया? कोई एक फार्मूला नहीं लगाया, सिवाय एक के पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट इन द सर्कल, एक चीज का यूज करा। बाकी तो वही जो 10th लेवल की चीजें थी उन्हीं से काम चल गया मेरा। मतलब मैंने इवन कोऑर्डिनेट का यूज करा तो मुझे पता चला वो 9/4 है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। आप इसके सॉल्यूशन अगर कहीं मार्केट में देखेंगे तो थोड़ा डर लगेगा, उन सॉल्यूशन में मत जाना, इस सॉल्यूशन पे जाना, तो मैंने आपको सिखाया, ये ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन है। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे ना, तो अब तक अपन, तो उम्मीद है कि अभी तक यहाँ तक की चीजें जो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ उन चीजों से आपको काफी समझ में आ रहा होगा, चीजें किस तरह चल रही है, क्या चल रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो गलत स्टेटमेंट है ना, इन दोनों को लेकर के उसे चुनिए, जो गलत है उसे चुनिए। अच्छा, तो हमारे को दो सर्कल दिए जा रहे हैं साफ साफ। पहले सर्कल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले सर्कल का सेंटर 1, मतलब सेंटर 1 को अपन C1 नाम दे देते हैं। पहले सर्कल का सेंटर जो है 5,5 है और इसकी रेडियस भी देख लेते हैं। रेडियस अपने आप में अंडर के अंदर 25 प्लस 25 माइनस 41 मतलब 3 आ रही है। दूसरे सर्कल का सेंटर अगर देखा जाए तो 4,5 आ रहा है, 4 भी 8,5 आ रहा है। और सेकंड की रेडियस अगर देखा जाए 8 का स्क्वायर 64 और 25 आएगा ही आएगा और माइनस में 80 आ रहा है, तो ये √5 आ रही है। बिल्कुल डर लगता है ना, एक भी गलती का मिस्टेक हो जाए तो मतलब हमारे लिए फाइनली एक तकलीफ दे सिचुएशन हो जाएगी। रेडियस अगर देखा जाए तो 80 आना, ओ सॉरी √9 है ना, वेरी गुड, 3 आएगी। चलो रेडियस भी 3 आ गई दूसरे की। अच्छा, दोनों की रेडियस 3 है, हालांकि उससे कुछ मैटर नहीं करता। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो पहला ये कि दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो दोनों की रेडिया के एवरेज के बराबर है। अच्छा, अब दूरी कितनी है? अब दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो C1 C2 से नापी जाएगी। डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर बोले तो 3 आ गई। और अगर मैं आपसे बोलूं कि R1 और R2 का एवरेज, तो R1 प्लस R2/2, एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना अपन, तो अगर देखा जाए तो 3 प्लस 3/2 बोले तो 3 आ गई। तो कहना मतलब पहला ऑप्शन तो सही है। अगर सही है तो गलत है ना हमारे लिए, क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना, ये आउट हो के बेचारा सही होकर के। अच्छा, सर्कल के दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए। अब कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो डिपेंड करता है R1 R2 और C1 C2 के रिलेशन पे। ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो मैं समझाता हूँ, देखो मैं R1 प्लस R2 देख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं R1 प्लस R2 देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से R1 प्लस R2 लिखा, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6 आ गया। C1 C2 मेरे को पता है 3 आ गया, ठीक है। एक चीज और निकाल रहा हूँ, मॉडुलस में R1 माइनस R2 जान करके निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मॉडुलस में R1 माइनस R2 बोले तो 3 माइनस 3, ये तो 0 आएगा ना सर। एग्जैक्टली ये 0 आएगा, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा C1 C2 है ना, वो अपने आप में R1 प्लस R2 से तो छोटा है, परंतु मॉडुलस R1 माइनस R2 से बड़ा है। ऑब्वियस ही बात है। इसका मतलब ये कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बोथ सर्कल्स इंटरसेक्टिंग। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये कि सर्कल के 2 इंटरसेक्शन पॉइंट वाली बात भी सही है। अच्छा, अब आगे तीसरा बोलता है दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो एक दूसरे के रीजन में आता है। अच्छा, आगे ऑप्शन डी कहता है कि दोनों सर्कल जो हैं वो एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, ठीक है, वो भी सोच लेते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पहला पॉइंट, एवरेज वाली बात सही थी। दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट की बात भी सही है। तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट किस तरह सोच रहा है? दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं। इसका मतलब ये कि जो हमारा पहला सर्कल है S1 ये वाला, इसको C2 सेटिस्फाई करता है। उसमें मैं 8,5 रख के देखता हूं। तो अगर मैंने रखा तो मेरे पास में 8,5 रखने पे क्या होगा, इसमें सर्कल में 64 यहां बनेगा
25 यहां बनेगा, 80 यहां बनेगा, 50 यहां बनेगा, 41 यहां बनेगा। गुड है। और ये हो गया 89 और 41 माने 130। 130 में से 130 गया 0। बिल्कुल साहब, ये तो कह सकते हैं कि जो पहला सर्कल है वो दूसरे के सेंटर से गुजरता है। अब मैं चलता हूं अगली बात पे। S2 माने हमारे पास में जो सेकंड सर्कल है उसमें फर्स्ट वाले को डाल के देखते हैं, माने 5,5 को रख के देखते हैं। अगर मैं रखा 25, दूसरा वाला 25, 5 रखते ही 16 पंजे 80, माइनस का 50 और प्लस का 80, ये दोनों तो यही कैंसिल आउट हो गए। अरे वाह, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब साहब डी ऑप्शन भी सही है, माने दोनों सर्कल ना केवल एक दूसरे को कट करते हैं बल्कि दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से भी गुजरते हैं। सही, इसका सेंटर यहां आ रहा है, इसका सेंटर यहां आ रहा है। ये अगर S1 है, ये अगर S2 है, तो ये S2 के सेंटर 8,5 से गुजर रहा है और ये वाला जो है ये 5,5 से गुजर रहा है, माने ऐसा है सीन। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सही है तो इसका मतलब ये कि दोनों के सेंटर एक दूसरे के अंदर तो नहीं आते, सरफेस पे जरूर आ रहे हैं। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया और ये रॉन्ग होने की वजह से ये सही हो गया। तो क्या मतलब आंसर विल बी सी। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा भूल भुलैया वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बनता है, बनने वाला एक क्वेश्चन है, डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए साहब ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरफ लेके चलता है। और आई एक्सपेक्ट कि आपको यहां तक की बातें समझ में भी आ रही होंगी और आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट को भी समझना चालू करा है। हमारे पास में चीजें जो पुरानी हमारी देखी हुई वैसी वाली चल भी रही है और क्वेश्चन आराम से बनता भी है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा। एबीसीडी अपने आप में एक स्क्वायर है यूनिट लेंथ का। आगे बोल रहा है लेट अ सर्कल C1 जो है जिसका सेंटर A है विद यूनिट रेडियस, उसको ड्रॉ किया जा रहा है। अच्छा, एक सर्कल C1 का सेंटर A है और उसका रेडियस 1 है। एक और सर्कल है C2 जो कि C1 को टच करता है और AD और AB उसके टेंजेंट्स हैं। अच्छा, A यहां पर पहले का सर्कल का सेंटर है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, है ना। अभी तक इन्होंने कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे मैं एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना पसंद करूं तो मैं एक यूनिट रेडियस का सर्कल इस तरह से ड्रॉ करूंगा कि उसका सेंटर 0,0 ही रख लेंगे। क्या बुराई है ना, मना तो नहीं करा, इसका नाम A रख लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये वाला पॉइंट 1,0 हो गया, ये तो सबको पता है। अच्छा, इसमें AD और AB टेंजेंट है। एक और सर्कल है C2 जो कि AD और AB को भी टच करता है। अब क्या चीज है वो समझाता हूं। इसे B नाम देते हैं, इसे C नाम देते हैं, इसे D नाम देते हैं, इसे E नाम देते हैं। राइट, इसे E नहीं, E का कहीं और यूज कर रहा है ना, अपनी तरफ से यहां तक भी क्यों छेड़े अपन, C का भी यूज नहीं कर रहा। हाँ, अब AB और AD जो है किसी और सर्कल की टेंजेंट्स हैं। और अच्छा, ये भी मस्त बात बता रहा है, जो हमारा एक और सर्कल है वो इस सर्कल को न केवल टच करता है, इसको न केवल टच करता है बल्कि साथ में AD और AB को भी यहां टच करता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसका सेंटर हो गया वो R, R हो गया। इतना हमारे को पता चलता है। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट है ना, ये ऑब्वियस सी बात है कि R, R से गुजरने पे आगे भी जाएगा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, लेट द टेंजेंट लाइन फ्रॉम पॉइंट C, लेट द टेंजेंट लाइन फ्रॉम पॉइंट C टू द सर्कल C2 सर्कल, ये नीचे जो छोटू वाला सर्कल है, मीट्स द AB एट E। एक और भी लाइन है, ठीक है, जिसके बारे में इन्होंने बताया नहीं है, कहीं कोई एक और पॉइंट है, ठीक है ना। एक टेंजेंट लाइन है C पॉइंट से जो चली है। अच्छा, वो AB को वो इसको टच करती हुई गई, ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट कहां है वो दिखा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा अलग से दिखा देता हूं। C से अपन ने टेंजेंट खींचा है और वो यहां इसको टच करा और आगे जाके E पे टकरा गया है। गुड है। और जो EB की जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, ये अपने हमें अल्फा प्लस √3 बीटा बता रहा है। और फाइनली इससे हमें अल्फा और बीटा इंटीजर होने पे अल्फा प्लस बीटा बताना है। तो गजब क्वेश्चन है, अलग ही लेवल की बात है। अच्छा, अब यहां तक की चीजें हमारे को थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो गई है कि कहानी कैसे बनने वाली है, क्या बनने वाली है। जो जो चीजें अभी भी स्पष्ट नहीं है वो धीरे धीरे और भी स्पष्ट हो जाएंगी, है ना। अगले क्वेश्चन इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इसमें भी एक चीज और ध्यान से देखना, अगर बाय द वे मैं आपको बताऊं तो इसने ही बोला ABCD जो है वो पूरा अपने आप में स्क्वायर है, माने ABCD है ना। इसको थोड़ा अपन दूसरे कलर से ले लेते हैं।
अगर मैं ABCD की बात करता हूं तो ये AB, ये AD और ये थोड़ा C को अपन उधर ही मान लेते हैं कहीं, ठीक है। तो ये C जो है वो अपना एक स्क्वायर है, माने ये जो C है ये एक स्क्वायर है। अच्छा, और अपने आप में यूनिट लेंथ का स्क्वायर है, तो कहना मतलब ये भी 1 और ये भी 1, माने ये वाला पॉइंट 1,1 हो गया, माने C पॉइंट अपने आप में 1,1 है। तो पहली चीज जो समझ में आती है कि ये 1,1 है और ये कुछ इस तरह से हमारी चीजों को जमा कर दिया हुआ है। अच्छा, ये चीज जो भी हमारे पास में आ रही है ना, मैं इसको अगर भाई ध्यान से देखूं तो मेरी तरफ से डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास में डायग्राम फाइनली ये है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर A00 है और ABCD एक स्क्वायर है, तो ये 1,1 हो गया। और फाइनली एक और सर्कल है जो अंदर है C2 के नाम से और अपने आप में इसकी रेडियस RR है। और अगर मैं बाय द वे इसको मिलाता हूं तो ये वाला पॉइंट M है और मैंने ये एक टेंजेंट ये लिया है। अच्छा, फाइनली हमारे पास में इतनी दूर तक की सारी कहानियां हो चुकी हैं और मैं ये भी जानता हूं कि ये वाला पॉइंट अपने आप में R, है। और अब मैं अगर इसको मिलाता हूं तो ये लाइन y = x हो जाएगी। तो मेरे पास काफी सारी चीजों का आइडिया है। अच्छा, अब मैं अगर इस पॉइंट तक की बात करूं, है ना, तो मुझे ये पता है कि मैं क्या चीजों को समझ सकता हूं कि अगर किसी ने मुझसे कहा कि ये डिस्टेंस कितनी है, अगर मैं इसे कुछ पॉइंट P नाम दे देता हूं तो AC2 + C2P 1 है, क्योंकि ये, अब एक मिनट में आपको जरा इसको भी समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अपने आप बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन। ये जो डिस्टेंस है ये बड़े सर्कल की रेडियस है, जो ये यूनिट रेडियस, इसका मतलब ये 1 है, ठीक है। तो मैं इसको 1 कह सकता हूं। अगर मैं इसे 1 कह सकता हूं तो मेरे को उसमें भी एक चीज का और आइडिया है कि इसमें ये जो AC2 है, ठीक है ना, ये अगर मैं पाइथागोरस से निकालता हूं, ठीक है ना, तो पाइथागोरस से या डिस्टेंस फार्मूले से भी निकालता हूं तो RR की 0,0 से जो डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, वो मुझे दिख रही है √R² + R², R² + R² माने 2R², माने R√2। चलो, प्लस जो ये बची हुई C2P डिस्टेंस है ये भी R है और ये सब मिलकर के 1 है। इसका मतलब R = में 1/1 + √2 या √2 + 1 है। सही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अगर बाय द वे इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो √2 - 1 √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे √2 - 1 आ गई मेरे पास में। माने मेरे पास में इस सर्कल की, छोटू सर्कल की रेडियस आने लग गई है। अब छोटू सर्कल की रेडियस अगर मेरे पास में आ गई तो मैं दूसरी बात और सोच रहा हूं, मैं ये जो CE करके जो टेंजेंट गया इसकी इक्वेशन सोच सकता हूं, इस टेंजेंट की इक्वेशन सोच सकता हूं। तो पहला काम ये हो गया, दूसरे काम पे चल रहा हूं। इक्वेशन ऑफ CE, मुझे पता है ये y - 1, मेरे पास में इसका स्लोप नहीं है तो m × x - 1 बोल सकता हूं। और ढंग से देखा जाए तो mx - y, ठीक है, mx - y = में m - 1, या सबको एक ही तरफ लेके चलते हैं ना, तो -m + 1 = 0 ऐसा लिखता हूं। ये मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन है m के टर्म्स में। अच्छा, खास बात क्या कि ये जो डिस्टेंस है इस पे जिस दिन मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस के बराबर होगी। और अगर ऐसा है तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं r, r से रख रहा हूं। तो तीसरा काम मैंने r, r से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी mr - r - m + 1 अपॉन √ में m² + 1 = में इस पूरे का मॉडुलस = r। बहुत क्लोज जा चुकी है बात। अच्छा, जो भी चीजें समझ में आती जा रही हैं वो मैं इकट्ठा करता जा रहा हूं। मुझे यहां से साफ दिख रहा है, इन दोनों में से m कॉमन आ गया, r - 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ गया, r - 1। फाइनली मुझे m - 1 × r - 1 दिख रहा है मल्टीप्लाई होता हुआ, और √ में m² + 1 = में r भी दिख रहा है और मॉडुलस भी दिख रहा है। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूं तो ये हो जाएगा m - 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड में r - 1 का होल स्क्वायर = में, और है ना, = में अपॉन में, सॉरी, m² + 1 = r², ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी यहां तक भी मेरी बात जा चुकी है। अब मैं इस पूरी कहानी में r की जगह पर मैं अगर √2 - 1 रखना चाहूं तो रख सकता हूं, जो कि मुझे लगता है कि फिजिबल भी होगा और सही जगह पे पहुंचाएगा। m की कोई ना कोई वैल्यू मेरे हाथ आ जाएगी। अच्छा, अगर मैंने m की जगह, r की जगह √2 - 1 रख दिया तो ये अगर देखा जाए ये वाली जगह √2 - 2 हो जाएगी। फाइनली बन गया m - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में m² + 1 इंटू में √2 - 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, √2 - 2 का होल स्क्वायर = में r की जगह पर √2 - 1
का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। वेरी गुड। और अगर मैंने इसमें से √2 कॉमन भी ले लिया तो यहां 1 माइनस √2 बचेगा का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर 12 करके 2 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि 1 है। फाइनली अगर देखा जाए तो मेरे को क्या क्या चीजें दिखने लग गई है। ये दिखने लग गया 2m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 1 इज इक्वल टू में m स्क्वायर प्लस का 1, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली कुछ दिख रहा है मुझे m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू इतना। इसमें से √2 ही कॉमन लिया था तो 2 आके गिरा है, m स्क्वायर माइनस 4m। कुछ टिपिकल जा रहा है मामला। इससे पहले कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए, मैं थोड़ा वेट करना पसंद करता हूं हर बार, क्योंकि क्वेश्चन के दौरान इकलौती चीज जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है वो है कैलकुलेशन मिस्टेक। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो शायद चीजें भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो अपनी तरफ से √2 माइनस 2 का होल स्क्वायर में से √2 अगर अपन ने कॉमन ले लिया तो अपनी तरफ से 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर आएगा, और उधर की तरफ देखा जाए तो √2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर √2 माइनस 1 का स्क्वायर एक ही बात होती है, कैंसिल आउट हो सकता है, बराबर है। अब √2 जो बार आएगा वो अपने में 2 बना चुका होगा, तो ये 2 टाइम्स में m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में m स्क्वायर प्लस 1 हो चुका है। बात एकदम सही है। ये 2m स्क्वायर बन चुका है, माइनस का 4m बन चुका है, और प्लस का 2 बन चुका है इज इक्वल टू में m स्क्वायर प्लस 1 बन चुका है। और मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता, इसलिए m स्क्वायर माइनस में 4m प्लस 1 इक्वल टू 0 दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा अजीब है लेकिन आंसर जा रहा है। m की जगह हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 16 माइनस 4 बोले तो अंडर रूट का 12 बोले तो 2√3 अपॉन में 2√3 अपॉन में 2। इसका मतलब मेरे पास में 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 करके दो ऑप्शन थे। मैंने ग्रेटर स्लोप माने 2 प्लस √3 ले लिया, और 2 प्लस √3 लेते ही मेरे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ प्रॉपर आ गया है। अब मैं ये टेंजेंट की इक्वेशन वाकई बोल सकता हूं पूरा। अब मेरे पास में सी की प्रॉपर इक्वेशन खड़ी है। क्या पढ़िए बताएं, ये मेरे पास में इक्वेशन हो जाएगी। अगर मैं 2 माइनस √3 को लिखता हूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 टाइम्स x। सही है, मैं जानबूझ करके प्लस लिया है ताकि पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू आने पे एक्यूट एंगल बनेगा, और ये एंगल साफ दिख रहा है एक्यूट है, इसीलिए लिया 2 प्लस √3। आपको ये भी बताते चलो, माइनस वाई की जगह माइनस वाई, और 1 माइनस एम करते ही इसमें से -1 प्लस √3 जैसा कुछ गंदा सा दिखने लग गया, जो कि टेढ़ा मेढ़ा ही लग रहा है, लगने दो, कोई तकलीफ नहीं। मेरा क्वेश्चन बहुत क्लोज जा चुका है। अब मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन पड़ी है। इस लाइन की इक्वेशन के बाद में ये वाला पॉइंट मैं सोच सकता हूं, ई पॉइंट क्या होगा। इस पॉइंट पर खास बात क्या होगी, y की वैल्यू 0 होगी। तो मतलब मैं इस पूरे के अंदर उठा करके y की जगह 0 रख देता हूं। y की जगह 0 रखते मेरे पास में ई पॉइंट आ जाएगा, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस √3 टाइम्स में कितना x, और y की जगह 0 रखते ही यहां हो जाएगा √3 माइनस 1। टेढ़ा मेढ़ा से जा रहा है x की वैल्यू। सही है, ओके। अब मैं x की तरफ जा रहा हूं। x इज इक्वल टू में √3 माइनस 1 बराबर है क्या, √3 माइनस 1 बराबर नहीं है, 1 माइनस √3 है। पहली बात तो 1 माइनस √3 झकास, नीचे की तरफ आ गया 2 प्लस √3। देखते ही समझ में आ रहा है 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो सर। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास में नीचे तो बन रहा है 4 माइनस 3 बोले तो 1, मैं ऊपर की तरफ की मल्टीप्लाई खोल रहा हूं 2 प्लस 3 माइनस में 2√3 माइनस का √3 माइनस का 3√3, मतलब 5 माइनस 3√3 जैसा कुछ दिख रहा है मुझे। वाह बाबा रे, कितना खतरनाक जा रहा है मामला। माइनस का 2√3 5 माइनस 3√3 जैसा कुछ दिख रहा है, x की वैल्यू आती हुई। ओके, और 5 माइनस 3√3 बस नेगेटिव ना हो। 1.7 17.85 भाई गड़बड़ हो सकती है। इसका मतलब ये कि प्रिंटिंग मिस्टेक में जा रहा हूं मैं। अगर देखा जाए तो मैंने m की वैल्यू एकदम सही रखेली है भाई, -2 प्लस -2 माइनस का √3। तो देखो ये एक और मिस्टेक मिली मुझे, और मिलते ही मैं वापस पीछे चला गया, क्योंकि गलती से भी गलती नहीं करनी है। मुझे पता चला है कि मैंने m की जगह पर 2 प्लस √3 रखा, तो -2 माइनस √3 -1 होगा, तो -1 माइनस का √3 दिख रहा है, और y की जगह 0 पुट करने पर ये 2 प्लस √3 टाइम्स x इस गढ़ में 1 प्लस √3 दिख रहा है। तो x की वैल्यू के टाइम पे 2 प्लस √3 डिवाइड में जा रहा है, मल्टीप्लाई के लिए रैशनलाइजेशन करना पड़ रहा है। फाइनली मेरे को अपनी तरफ से ऊपर की तरफ दिख रहा है 2 माइनस 3, और यहां से दिख रहा है 2√3 माइनस √3 बोले तो प्लस का √3। तो कहना मतलब ये कि मेरे को ये दिख रहा है -1 प्लस √3। x की सुंदर वैल्यू दिख गई है। अब मैं इससे पीछे नहीं जाने वाला, बहुत हो गया। ये जो दिख रहा है मुझे -1 ई का कोऑर्डिनेट दिख रहा है -1 प्लस का √3 0।
अच्छा, इसका मतलब ये जो दूरी है ये -1 प्लस √3 है, मैंने √3 -1 और मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू। कौन सी डिस्टेंस? ब्लू तो ऑलरेडी है ना मार्केट के अंदर, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस ये EB। तो मुझे यहां से EB आता हुआ दिख रहा है। अब EB के टाइम पे मुझे चाहिए 1 में से AE घटा दो, तो 1 -1 प्लस √3, तो कहना था 2 -√3 आ रहा है EB। गलत तो नहीं जा रहा? 2 -√3। अच्छा, अगर मैं 2 -√3 मतलब मेरे पास फाइनली वैल्यू आ गई साहब, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में वैल्यू नहीं आई, मेरे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें आ चुकी हैं। मैंने एक एक चीज को बराबर करके देखा, मतलब अपनी तरफ से पूरी ताकत से अपनी तरफ से आंसर लगा चुका हूं। ये मेरी तरफ से EB है, सरकार कह रही है EB अल्फा प्लस बीटा √3 है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं तो मुझे कंपेयर करने पर, ठीक है ना, इससे अल्फा की वैल्यू 2 आती दिख रही है और बीटा की वैल्यू -1 आती दिख रही है। सरकार मुझसे अल्फा प्लस बीटा चाहती है, जो कि 2 -1 बोले तो 1 होगा। इसका मतलब आंसर 1 है। अब इससे समझ में आ गया होगा कि मैंने क्वेश्चन के अंदर फुल फाइट मारी है, A to Z जगह पर फुल फाइट मारी, फुल फाइट। सबसे पहली फाइट तो डायग्राम में ही मार दी। डायग्राम के अंदर इतनी भयानक लड़ाई चली कि 1% भी मिस्टेक मुझे बाहर कर रही थी। दूसरी बात, मैंने क्या क्या सोचा, किस किस तरह से चला। मैंने पहले रेडियस 1 के हिसाब से सोचा, 1 आ गया, उससे मेरे पास में R की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, क्योंकि R√2 प्लस R बराबर में 1 है, तो R की वैल्यू आ गई, रेडियस आ गई। फिर मैंने दूसरा काम किया, मैंने टेंजेंट की इक्वेशन ही निकाल ली। टेंजेंट की इक्वेशन के अंदर M और R करके दो चीजें फंस रही थी मेरी, जिसमें से R मेरे पास आ चुका था, ठीक है ना। तो टेंजेंट की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे को M चाहिए था, और M एक ही तरीके से आ सकता था जब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस माने P इक्वल टू R वाला कंसेप्ट यूज करूं, ठीक है। टेंजेंट की जो बेसिक कंडीशन है उसको लगाया तो मेरे पास में M की वैल्यू आ गई। M की वैल्यू आने के बाद टेंजेंट ही आ गया, टेंजेंट आने के बाद में मेरे पास में E आ गया, E आते ही EB आ गया, EB आते ही कंपैरिजन हुआ, अल्फा और बीटा आ गए, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में चला। तो फिलहाल आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोग जिन्होंने भी ये क्वेश्चन देखा होगा उन्हें पता चल गया होगा कि क्वेश्चन करने के दौरान एक बढ़िया वाली हीट फील होती है, जो क्वेश्चन के दौरान वही पेपर के अंदर आपको करनी है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो पूरे में से पूरे नंबर लाते होंगे उनके लिए आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक मेहनत करके जा रहे हो। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेडी? तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक सर्कल है जो कि अपने आप में x - 2y करके लाइन है, उसको 2,1 पे टच करता है और एक दूसरे सर्कल को P और Q पे काटता है। PQ अपने आप में पहले सर्कल की डायमीटर के बराबर है, तो डायमीटर C कितना होगा? क्वेश्चन को धीरे धीरे बढ़ते हैं, अपनी तरफ से क्वेश्चन होने लग जाएगा, आपको क्वेश्चन होता हुआ दिख जाएगा, राइट है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को दे रखा है एक सर्कल, सबसे पहली चीज, और ये लाइन, ये एक सर्कल जो C है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये सर्कल जो भी है ये अपने आप में x + 2y को 2,1 पे टच करता है। तो हमारी ये लाइन, ये एक सर्कल है, मान लेते हैं इस सर्कल का नाम है C, और ये 2,1 पे इसको टच करता है, और ये लाइन का नाम है x - 2y = 0। जानकर कैसे लिखा? अब अगर अचानक से कभी भी किसी सर्कल का किसी पॉइंट पे टच हो जाता है तो हम उस सर्कल की जो सबसे पहली इक्वेशन सोचते हैं वो सोचते हैं यूजिंग फैमिली ऑफ लाइंस, यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल्स, है ना। अगर फैमिली ऑफ सर्कल के हिसाब से सोच के चलते हैं तो क्वेश्चन में बन जाता है। यहां मैं अपनी तरफ से सर्कल की जो बात कर रहा हूं, सर्कल सी की अगर बात करता हूं, तो क्योंकि वो 2,1 से टच करते हुए गए हैं तो मैं एक पॉइंट सर्कल अज्यूम कर रहा हूं। तो पॉइंट सर्कल जो होगा x - 2 का होल स्क्वायर और y - 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना। मैंने s प्लस लैम्डा l = 0 का यूज करा है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर अगर देखा जाए तो x - 2y = 0। ओके, ये मेरे पास में सर्कल की इक्वेशन आ गई है, जो कि अभी रेडियस पता नहीं जिसकी, है ना। अच्छा, ये जो सर्कल है ये अपने आप में इस दूसरे सर्कल को P और Q पे कट करता है। इसके सिवा भी मेरे पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक और सर्कल भी मार्केट के अंदर कहीं पड़ रहा है जिसे हम C1 नाम दे चुके हैं। अगर मैं C1 की बात करता हूं तो C1 सर्कल x² + y² प्लस का 2y माइनस का 5 = 0 है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ने इसका सेंटर पूछा तो इसका सेंटर जो होगा वो 0, -1 होगा, और इसकी जो रेडियस होगी वो अपने आप में 0 + 1 + 5 बोले तो √6 होगी। अच्छा, अब मेरे पास में अपने पास में छोटा मोटा आइडिया पड़ गया कि सेंटर क्या है सेकंड का और रेडियस क्या है। अभी इसके सिवा और कुछ आइडिया नहीं पड़ रहा। अच्छा, अब इसने बोला है कि ये एक दूसरे सर्कल को, ये जो भी सर्कल है ये एक दूसरे सर्कल को PQ पे कट करता है।
अच्छा, ये मान लीजिए कोई एक और सर्कल आया मार्केट के अंदर जो कि इस तरह से था, तो राइट है, हमने ऐसे बना लिया एक और सर्कल, इस सर्कल का नाम C1 है, ठीक है। ये अपने आप में इस अननोन सर्कल को P और Q पे कट करता है, लेकिन PQ की क्या खास बात है, PQ अपने आप में डायमीटर है, PQ अपने आप में बड़े सर्कल की डायमीटर है, ऐसा बोला गया है। अच्छा, PQ जहां पर डायमीटर है वहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो PQ एक और रोल भी निभा रही है, आप में से किसी को याद हो तो वो है कॉमन कॉर्ड का, तो PQ इज कॉमन कॉर्ड, हिसाब पता चलता है। अगर PQ अपने आप में कॉमन कॉर्ड है तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन S माइनस S1 माने C माइनस C1 बराबर 0 से सोची जाती, माने मैं इसकी इक्वेशन सोच सकता हूं। अगर मैंने इस सर्कल को ढंग से लिखा तो मुझे यहां से दिख रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा सोच के लिखना ही पड़ेगा क्या, सोच के लिखना ही पड़ेगा, तो माइनस का 4x प्लस का लैम्डा x, तो प्लस में x लैम्डा माइनस 4, ठीक है, और माइनस का 2y और यहां से 2 लैम्डा y, ओके ग्रेट। y के अंदर अगर देखा जाए तो यहां से आ जाएगा माइनस का 2 लैम्डा और यहां से देखा जाए तो माइनस का 2, माइनस 2y माइनस का 2 लैम्डा y, बराबर है ना, एकदम सही। अच्छा, और प्लस के अंदर यहां से आ रहा है 5 इक्वल टू 0, मतलब मेरी जो सर्कल 1 की इक्वेशन है, जो सी की इक्वेशन है वो ये रही। अब मुझे इसमें से इसे घटाना है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स ब्रैकेट के अंदर लैम्डा माइनस 4 बचेगा, और वाई जब कॉमन आएगा, ठीक है ना, तो वाई के कॉमन आने पे माइनस 2 माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 2 बचेगा, ठीक है ना, प्लस के अंदर 5 बचेगा, इक्वल टू 0 रहने दो आप। अच्छा, तो ये अगर देखा जाए तो इतना बनने के बाद में, ठीक है ना, हमारे को यहां से पता चल गया एक्स ब्रैकेट के अंदर लैम्डा माइनस 4 प्लस में वाई ब्रैकेट के अंदर माइनस 4 माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 5 बराबर 0। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं फर्दर, सबसे पहले मुझे ये देख लेना चाहिए मुझसे एक भी गलती ना हो जाए पूरी कहानी के दौरान, है ना। वही है कि पहले सर्कल का 5 और दूसरे वाले का 5, देखा अब यहां मुझे कुछ गड़बड़ होती दिख रही है, 5 माइनस 5 ये 10 हो जाएगा, 5 माइनस माइनस 5 ये 10 होता दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये अपनी तरफ से देखा जाए तो प्लस का 10 इक्वल टू 0। ओके, फाइनली मेरे पास में PQ की इक्वेशन आ गई है। PQ अपना में डायमीटर है, अगर PQ एक डायमीटर है तो सेकंड जो भी सर्कल होगा उसका सेंटर जो होगा वो इस पे लाई करेगा, राइट है। अब सेकंड सर्कल का सेंटर क्या है वो हमें अभी पता ही नहीं है, ठीक है ना, तो हमारे को ये भी नहीं आइडिया कि ये कैसे होगा। अच्छा, अब इसमें क्या कहानी सर उल्टी भी हो सकती है क्या, मैंने कहा कैसे, कि सर इसने अगर आप ध्यान से देखें तो PQ C1 की डायमीटर है, अगर PQ C1 की डायमीटर है ना, तो डायग्राम जरूर थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा आपको, ठीक है ना। कैसे गड़बड़ लगेगा बताता हूं आपको जरा, ठीक है ना। वो ये कि एक्चुअल में इसे ऐसे ना समझ के ऐसे समझे आप, देखो मैं समझाता हूं। PQ जो है वो C1 की डायमीटर है, अगर PQ C1 की डायमीटर है तो C1 जो होगा वो ऐसा कुछ होगा, समझ रहे आप, ये डायमीटर बनेगी और ये C1 बनेगा। और एक से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ना, ताकि आपको ये भी क्लैरिटी रहे कि ये एक्चुअल में ऐसा नहीं ऐसा है, ये कुछ ऐसा सर्कल है, ठीक है, ये अपने पास में C1 सर्कल है जो कि ब्लू कलर से। अच्छा, इसका जो भी C1 का जो सेंटर है वो 0, -1 है, वो ऑब्वियसली बात है PQ पे लाई करेगा, PQ की इक्वेशन ये आई पड़ी है, ये PQ की इक्वेशन है, और ये पास हो रही है किससे, 0, -1 से, तो x की जगह 0 रखते साफ हो गया, y की जगह -1 रखते ही 4 + 2 लैम्डा + 10 बराबर 0 हो गया, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू -7 आ गई। लो, अच्छा, अब लैम्डा की वैल्यू -7 आने से क्या होगा सर, लैम्डा की वैल्यू -7 आने से मेरे पास में C ही आ गया, तो हमारे पास में जो सर्कल है वो आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लैम्डा की जगह पे -7 रखने पर माइनस का 11x हो गया, लैम्डा की जगह -7 रखने पर 7 दूनी 14 में से 2 गया 12y हो गया, ठीक है ना। अच्छा, और साथ में प्लस का 5 बराबर 0 हो गया, तो सेंटर जो भी है बड़ा विचित्र सा आ चुका है, सेंटर आ चुका है, इसका जो सेंटर है वो आ जाएगा कितना, 11/2 कॉमा माइनस का 6,
और अगर किसी ने इसकी रेडियस पूछ ली तो रेडियस आ जाएगी अंडर रूट में 121/4 प्लस 36 प्लस का 36 और अगर देखा जाए तो माइनस का 5 भी आएगा। वेरी गुड। 36 में 5 गया 31, 31 इंटू 4 124, 124 ना 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 31 इंटू 4 124 एग्जैक्टली। ठीक है, क्या हो गया मेरे को, है ना, 31 इंटू 4, हाँ 124 124 121। ठीक है, मिला करके देखा जाए तो काफी क्लोज जा रहा है आंसर 245 के, राइट है। लेकिन 245 अब रेडियस के टाइम पे मुझसे 11/2 हो रहा है, इसका मतलब ये कि मेरे से यहाँ कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी हुई होगी, ठीक है ना। कहीं मैंने y के टाइम पे इधर की तरफ देखा जाए तो y -2 लैम्डा वैल्यू रखी 7 के हिसाब से 14 12 y बराबर है। अच्छा, जिस दिन यहाँ रखी तो माइनस का 11x ये भी बराबर है और प्लस का 5 आ चुका है। तो अपनी तरफ से अगर देखा जाए तो मेरे पास में क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट सर्कल आ गया, लेकिन रेडियस को लेकर के शायद थोड़ा अभी भी, अच्छा ओके मेरे से गलती हो गई, मैं तो रेडियस सोच रहा हूँ, रेडियस नहीं है, जबकि मेरे को तो डायमीटर निकालना है। तो डाया आ गया है, ट्वाइस करता हूं तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर 245 हो रहा है बराबर। तो कहना मतलब डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। ओके, क्वेश्चन के अंदर बस मैं डायमीटर और रेडियस को लेकर के मैं भी फिसल गया था, लेकिन आंसर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 285/4 आ रहा था तो वैसे ही नहीं बैठ रहा था, तो कहां गड़बड़ हो रही थी, वही इकलौती जगह यही थी। तो चलिए साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, रेडी? तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के लिए ये है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, जिसके लिए ये जो लाइन है ये अपने आप में इंटरसेक्ट करती है उस सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। अगर ये लाइन अपने आप में सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है तो के की क्या वैल्यू होगी? राइट है, आप में सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर 1,2 है और रेडियस इसकी अंडर रूट में 1 + 4 - 4 बोले तो रेडियस 1 है। पहली बात ये खत्म हो गई। अच्छा, ये जो भी सर्कल है इसको कोई गिवन लाइन जो है वो अपने आप में दो अलग अलग पॉइंट पी और क्यू पे कट करती है, और ये तभी हो सकता है जब इस सर्कल के सेंटर सी से पड़ने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ठीक है ना, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है सीबी है, ठीक है, ये सीबी की जो वैल्यू है वो आर से कम हो जाए, तो सीबी जो है वो आर माने रेडियस से कम हो तभी ये अंदर आ सकता है। अब सीबी का क्या मतलब है सर? सीबी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसका सेंटर 1,2 है और 1,2 से ये लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सीबी मतलब 1,2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। मैं 3 देख रहा हूं, मैं 8 देख रहा हूं, एक मैं माइनस का k देख रहा हूं, अपॉन में अंडर रूट के अंदर मुझे 9 + 16 इज लेस देन 1 दिख रहा है। चलो भाई, तो कहना मतलब नीचे की तरफ तो 5 दिख गया, ऊपर की तरफ आप में सभी लोगों को 3 + 8 बोले तो 11 - k का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 5 दिख गया। इसका मतलब ये कि 11 - k इज लाइंग इन बिटवीन, घोड़ा मेथड लगा रहा हूं, 5 और -5। तो अगर मैंने 11 हटा दिया तो 11 हटाने पर -k इज लेस देन माइनस का 6, 11 अगर इधर गया तो माइनस का 6, 11 अगर उधर गया तो माइनस का 16, ठीक है। और अगर मैं k की बात करता हूं तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर k अपने आप में 6 और 16 के बीच में होगा। अच्छा, इसमें कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है वो गिन देता हूं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट है। तो इन्हें काउंट ही तो करना है, राइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माने मेरे पास में 9 इंटीग्रल वैल्यूज हैं साहब, 9 इंटीग्रल वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इज इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k इज इक्वल टू 9। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया ये वाला। अच्छा, ये वाला काम भी खत्म हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन से काफी मैच कर गया, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर करा था जब वो टेंजेंट थी, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि टेंजेंट को लेकर के इस तरह का कोई इश्यू होगा कि कैसे क्वेश्चन हो रहा है। आई एक्सपेक्ट की क्वेश्चन बनता है, दिखता है साफ बन जाएगा और हो भी रहा है, राइट है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है वो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रहा है। क्वेश्चन में दिख रहा है लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल दिस which touch it at a point a, b। समझने की कोशिश करते हैं। सर्कल में सबसे पहली चीज जिस पे नजर पड़नी चाहिए वो है सेंटर, वो दिख रहा है 4,2। इसका सेंटर एकदम क्लियर है।
अगर मैं इसकी रेडियस की बात करता हूं तो रेडियस के टाइम पे जी का स्क्वायर बोले तो 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 बोले तो 2 आ रही है रेडियस, ठीक है ना। अच्छा, अब सेंटर और रेडियस को देख करके कुछ आइडिया अगर लगता है तो बढ़िया, नहीं तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि 4 अपन यो चले हैं और 2 अपन यो चले हैं ना, तो ये पॉइंट 4,2 आया होगा, और रेडियस भी क्योंकि 2 है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो सर्कल रहा होगा वो 2 रेडियस का ऐसे ही रह सकता है और कैसे भी रह नहीं सकता, तो रेडियस से की वजह से ये कहानी ऐसी बनी। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, इसके डायग्राम ने एक इसकी पोल पट्टी खोल दी। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ओरिजिन से इस सर्कल पर 2 टेंजेंट डाले गए, तो एक टेंजेंट तो यही हो गया, ठीक है ना, और एक टेंजेंट अपने को पता है कुछ यहां कहीं गिर जाएगा। अगर दूसरा टेंजेंट कुछ इस तरफ गिर जाएगा तो अपन ये वाला पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, ये वाला पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, और हमें ए बी का स्क्वायर निकाला, माने ये डिस्टेंस निकाली। अच्छा, अब जो भी हमारे को निकालना है उसको भी अगर अपन ध्यान से देखें ना, तो मैं अगर इसको इसके सेंटर से मिलाता हूं तो एक कुछ इस तरह से पतंग जैसा डायग्राम बन रहा है, और ये बहुत काम का होगा। अपने को ये भी पता होना चाहिए ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 4 है और थीटा की नजर में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस से tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। अच्छा, और जो थीटा इधर काम कर रहा है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी काम करेगा। अच्छा अच्छा, इस साथ में एक और चीज भी पता है कि हमारे को ये डिस्टेंस 2 है। अब मैं जिसके ऊपर टारगेट कर रहा हूं ना वो ये छोटू ट्रायंगल है, ये दिखा आपको ये वाला ट्रायंगल। मैं इस पॉइंट को डी मान लेता हूं, तो मेरे को ईडी मिल गया, तो उसका डबल करते ए बी आ जाएगा, तो मेरा टारगेट एडी है, माने मैंने ये ट्रायंगल को बाहर निकाला। इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखा जाए ये डी है, ये वाला पॉइंट ए है, और इस पॉइंट को अगर अपन ओ बोल दें तो ये पॉइंट ओ है, ये 4,2 है ना? अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये 2 है, ये थीटा एंगल है। अच्छा, अब अपने को एडी की जरूरत है। अच्छा, एडी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि थीटा के सामने होने की वजह से परपेंडिकुलर हुई हाइपोटेन्यूज से, तो मैं साइन थीटा सोच रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू में p/2 होगा, ठीक है। अच्छा, ये थीटा वही वाला थीटा जो tan थीटा वाला थीटा है, तो मुझे पता है ये 2/1 है, तो जो साइन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेस और इसका स्क्वायर, माने 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बोले तो 2/√5। आई एक्सपेक्ट कि पाइथागोरस का यूज करके आप निकाल लेंगे। साइन थीटा हमारा ये ट्रायंगल से p/2 आ रहा है और ऊपर से 2/√5 आ रहा है, तो मतलब मेरे को यहां से ये p भी गलत कर रहा हूं, है ना, इसको सीधा AD ही बोलूं तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। इससे मेरे पास AD की वैल्यू आ रही है 4/√5, 4/√5। चलो AD हो गया। अब हमने पहले से टारगेट कर रखा था हमें AB चाहिए, AB तो AD का डबल है, तो इसका मतलब ये कि वो 8/√5 हो गया, इसका मतलब AB आ गया। अब हमें नहीं AB भी नहीं चाहिए, हमें तो AB का स्क्वायर चाहिए था, तो ये हो जाएगा 64/5। मैंने क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही बैठ जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये फिर से वही वाला क्वेश्चन है, हम अपनी तरफ से इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं और बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम जिस तरह के क्वेश्चन करते आ रहे हैं ना उससे क्वेश्चन बनते हैं, बकायदा पूरे आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं और ऐसे कोई बहुत तकलीफ नहीं आती। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अगर भाई ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास में दो सर्कल हैं C1 और C2, और P और Q अपने आप में वो दोनों जहां एक दूसरे से टकराते हैं उन पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और हमारे को P C1 Q C2 करके पूरा क्वाड्रिलेटरल उसका एरिया निकाला है, सब बन जाएगा आराम से। दो चीजें जिनका बिल्कुल अच्छे से अपने को भरपूर वाला आइडिया वो है सेंटर्स। इसका सेंटर बच्चे बच्चे को पता है 1,1 है, इसकी रेडियस अंडर रूट के अंदर 1 + 1 - 2 बोले तो, और प्लस का 2 बोले तो 2 आ जाएगी। अच्छा, इसका रेडियस अगर देखा जाए इसका सेंटर 3 हो गया, और रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो 9 + 9 - 14 मतलब 2 आ जाएगा। अरे वाह, दोनों का रेडियस बराबर है। तो हमको दो चीजें स्पष्ट हो गई। पहले तो ये कि इसका जो सेंटर है ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, एक का 1,1 है, एक का 3 है। अच्छा, और अगर बाय द वे ये दोनों एक दूसरे को P और Q पॉइंट पे काट रहे हैं, और हमें ये इसका पूरे का एरिया बताना है जिसमें ये 2 अवेलेबल है, राइट। अच्छा, और साथ में हम लोगों को जिस चीज का आइडिया वो सब और बता देते हैं कि हमसे क्वेश्चन के दौरान
अगला क्वाड्रिलेटरल की उम्मीद कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल के एरिया की। तो डायग्राम तो अपन से बन जाएगा, डायग्राम में मुझे नहीं लगता कि आपको जरा सी भी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, ये डिस्टेंस हमको 2 पता ही है क्योंकि रेडियस 2 है, ये डिस्टेंस हमें पता ही है, इसकी रेडियस भी 2 है। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उसने खुद ही क्लियर कर दिया कि अपने को सेंटर से सेंटर मिला ना, तो अपनी तरफ से कहीं कोई किंतु परंतु आया ही नहीं। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये अपने आप में 4+4, ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूले का यूज कर रहा हूं, 2√2 आ रही है। C1 C2 वाली डिस्टेंस अपने पास में 2√2 आ रही है। अच्छा, अब रही बात की सर, मतलब अगर हम लोग और कुछ निकालना चाहें तो, मतलब अपनी तरफ से मुझे लगता नहीं कि किसी भी तरह का कुछ और निकालने की जरूरत है। वैसे एक और चीज भी स्पष्ट है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहां से ये भी चीज क्लियर कर दूं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर है। मैंने पाइथागोरस को यूज करके मैं डायरेक्ट सोच सकता हूं कि ये अपने में राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मेरा काम किसी भी तरीके से बन जाएगा, बस शर्त कि मेरे को बस एक ऊपर के ट्रायंगल का एरिया मिल जाए तो उसका डबल कर लूंगा। अच्छा, अब रही बात ऊपर के ट्रायंगल का एरिया कैसे मिलेगा? भाई सीधी सी बात है, हाफ बेस 2 हो गया, हाइट भी 2 हो गई, और क्या। तो अगर देखा जाए तो हाफ बेस इंटू हाइट से ऊपर वगैरह ट्रायंगल का एरिया बन रहा है हाफ बेस 2 हाइट 2, और मैं इसका कर देता हूं डबल, और डबल करते ही यहां से आंसर आ जाएगा 4। कहने का मतलब पूरी कहानी का आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन फिनिश हो गया। 1 मिनट का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी क्वेश्चन वालों ने दिए हैं, और मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, आप में से कई लोगों का अंदर से मनोबल भी बढ़ेगा, और आपको लगेगा यार हो सकता है ऐसा चैप्टर इतना बुरा नहीं है, डुएबल को चैप्टर आराम से धीरे धीरे बनता चला जाएगा। उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों ने आज वाले क्वेश्चंस का फायदा उठाना सीखा होगा, और इससे आपके दिमाग में जो एक सेंटर को लेकर के, सर्कल को लेकर के एक जो फीलिंग है वो बदलने की तरफ बढ़ी होगी कि हाँ धीरे धीरे कर करके हम इसके क्वेश्चन से अपनी टेक्निक बदल सकते हैं। तो चलिए साहब, आज के दिन पे इतना ही। माता पिता का खूब सम्मान करें, उनसे खूब सम्मान पाना है। ये संदेश आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। पूरा साल हो गया, कईयों के लिए 2 साल हो गए, ठीक है। और भाई बहनों से तो खैर नोकझोंक चलती रहती है। हिंसा से अपने को दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है, और सफलता अपने साथ ही साथ रहेगी जिंदगी भर। जय हिंद साहब।